नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। अटल बिहारी वाजपेयी, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कई छवियां बनती है। एक कुशल राजनेता के रूप में, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में उनकी छवि बनती है। साथ ही श्रोताओं को बांध लेने वाले एक कमाल के वक्ता के रूप में उनकी छवि हमारे दिमाग में बनती है। साथ ही साथ दिलों को जीतने वाले, शब्दों के जादूगर, एक महान कवि के रूप में भी उनकी छवि हमारे दिमाग में बनती है। इस विराट व्यक्तित्व को थोड़ा समझने के लिए, उनके किस्से जानने के लिए आज हम एक ऐसे ही दूसरे विराट व्यक्तित्व से रूबरू हो रहे हैं। तो आइए हम हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं राष्ट्रीय कवि और भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन जी का। सत्तन जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल जो मैं यही पूछना चाहूँगा कि अटल जी का व्यक्तित्व इतना विराट है कि हर कोई कहीं ना कहीं अलग अलग स्मृतियाँ और अलग अलग छवि लेकर उनकी जी सकता है, क्योंकि इतने बड़े विराट व्यक्तित्व के वे धनी हैं। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जब आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में उनकी छवि किस तरह से बनती है? भारत माँ का मान पुजाने वाले वो संस्कारी थे। भारत माँ का मान पुजाने वाले वो संस्कारी थे। भिन्न विचारों में कर्तव्य निभाते वो सुविचारी थे। धीरोदात्त महानायक, स्वयं मृगेंद्रताधारी थे और विस्फोटों के बीच मुस्कुराते वो अटल बिहारी थे। क्या बात है! मतलब इससे स्पष्ट तरह से उनका व्यक्तित्व किस तरह से हमें भी समझ में आता है जी। अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व हिमालय की तरह अटल और अडिग है। वो अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करते। उन्होंने कभी कमर के नीचे वार करने वाली वाणी का प्रयोग अपने जीवन में नहीं किया। वो सदैव सदाचरण रत रहने की भावना रखते हुए अपने कार्यकर्ताओं के बीच भी उसी भाव को निरूपित करते और वपित करते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए अपना सर्वस्व परित्याग किया। कभी वो परिवारवाद की भावना को लेकर के राजनीति में नहीं जुड़े। उन्होंने अपने आप को केवल राष्ट्र सेवा के लिए ही समर्पित किया था। सत्तन जी, आपसे ये भी सवाल मैं पूछना चाहूँगा और ये दर्शक भी हमारे सुनना चाहेंगे कि आप अटल जी के साथ आपने काम भी किया, उनके साथ आपने वक्त भी गुजारा है, तो कहीं ना कहीं कुछ किस्से उनके व्यक्तित्व के बारे में जो हमें बताएं, ऐसा आप सुनाना चाहें? व्यक्तित्व और कृतित्व का जहाँ तक प्रश्न है, राजनीति में उस तरीका उनके समान व्यक्तित्व का होना बहुत ही मुश्किल कार्य रही उनके जीवन में। और मेरे साथ, उनके साथ घटी हुई घटनाओं को लेकर के तो मेरे स्मृतियों के समुच्चय में बहुत सारी घटनाएं तैर तैर जाती हैं। लेकिन मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि इंदौर का राजवाड़ा चौक, और इंदौर के राजवाड़ा चौक में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभा का ऐलान, भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में किए जाने वाला वो कार्यक्रम। राजवाड़े में चारों तरफ किशनपुरे के पुल तक भीड़, इधर राजवाड़े के इधर खजूरी बाजार तक खचाखच भरा हुआ मैदान, और उधर यशवंत रोड की तरफ, प्रिंस यशवंत रोड की तरफ भरी हुई खचाखच जनता, और उसके बीच में खड़े होकर के वहाँ पर एक आम सभा हुई। हुआ ये कि अटल बिहारी वाजपेयी, एक संयुक्त आम सभा थी वो, और संयुक्त आम सभा में अटल जी और चरण चौधरी साहब जो थे वहाँ पर टिके हुए थे, रेसिडेंसी में विराजित थे। मैं, नारायण राव जी धर्म और राजेंद्र जी धारकर, विष्णु प्रसाद शुक्ला, खुरासान पठान और अनेकानेक कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं का आग्रह था कि आओ हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाओ, अटल जी से कहो। तो कौन कहे? सत्तन जी जाएंगे। सत्तन जी गए। मैंने कहा, साहब कार्यकर्ता आपके साथ में तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं। बोले अच्छा चलो। तो वो जिस स्थिति में थे, उन्होंने कुर्ता डाला अपने शरीर पर, वो मैदान में आ गए। बोले आओ भाई, कौन कौन मेरे साथ तस्वीर खिंचाना चाहता है, आकर के खड़े हो जाओ। याद रखना, तस्वीर तो खिंचा रहे हो, लेकिन एक बार फिर से जेल में डाला जा सकता है मेरे साथियों को। जिनको मेरे साथ जेल जाने का शौक हो वो सब आकर के तस्वीर खिंचाए। सारे कार्यकर्ता उनके इर्द गिर्द खड़े हो गए और उन्होंने तस्वीर खिंचाई। अटल जी अपने कक्ष में आ गए। वहाँ पर माननीय अपने
वो चौधरी साहब चरण सिंह जी वो भी विराजमान थे। शाम को सभा होना थी, हम अंदर आकर के बैठे ही इसी बीच में रमाकांत सिंह जी आए और उन्होंने कहा कि आज आम सभा है, चौधरी साहब का और अटल जी का भाषण होना है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, होना ही, आए ही चौधरी साहब इसीलिए चरण सिंह जी हैं और आप भी उन्हीं के साथ में आए हैं। तो बोले हाँ आया तो हूँ, लेकिन मेरा एक प्रस्ताव है और वो प्रस्ताव चौधरी जी के माध्यम से ही मेरे पास आया। तो मैंने बताइए। तो उन्होंने सवाल बताया। धर्म साहब दरवाजे पर खड़े हुए थे जहाँ पर अटल जी विश्राम कर रहे थे रेसिडेंसी में, वहाँ पर धर्म जी खड़े हुए थे और उन्होंने कहा बता भाई क्या चौधरी जी का क्या संदेश है। तो बोले चौधरी जी का ये संदेश है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में आखिरी में वही भाषण करेंगे। मैंने उनसे कहा, मैंने यार रमाशंकर, हिंदुस्तान में जिनकी वाग्धारा का प्रभाव तैरता हुआ जनमानस के तटों को विगलित करता हुआ, द्रवित करता हुआ प्रवाहित होता है, उनके बाद में चौधरी साहब बोलेंगे तो उनका मान मर्दन हो जाएगा, हैं, लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो बोले नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं गेट पर, धर्म साहब खड़े हुए हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ और वो रमा शंकर खड़े हुए हैं वहाँ, और उन्होंने ये कहा तो अटल जी ने सुन ही लिया। अब जब गेट पर ही बात होगी तो उन्होंने कहा कि कौन है भाई। तो मैंने कहा साहब ये आए और ये ऐसा कह रहे। तो बोले अंदर आओ। अंदर गए, सारा माजरा समझाया। अटल जी बोले कि इसमें क्या हानि है, चौधरी जी मेरे सीनियर हैं, मुझसे बड़े हैं, मैं उनसे छोटा हूँ और वो मेरे अग्रज हैं, इस नाते भी उनको मेरे बात बोलने का अधिकार प्राप्त होता है, तो मुझे ये मंजूर है। हमने कहा साहब आप समझ नहीं रहे। बोले समझने का कोई सवाल ही नहीं है इसमें। चारों तरफ नरमुंडी नरमुंड, जनता ही जनता, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद समन्वय का युग था और वो तमाम सारी स्थितियों के बीच में खड़े होकर के जब अटल जी का भाषण शुरू हुआ, 45-50 मिनट का भाषण उन्होंने किया, क्योंकि अटल जी के बाद में चौधरी साहब को भी बोलना था, तो उन्होंने अपने समय को संक्षिप्तीकरण करते हुए 45 मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दिया। अटल जी के भाषण के पश्चात श्री वल्लभ शर्मा जी जो उस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सभा का, उन्होंने खड़े होकर के नाम पुकारा माननीय चौधरी चरण सिंह जी का। चरण सिंह जी भाषण करने के लिए खड़े हुए। चरण सिंह जी भाषण करने के लिए खड़े हुए और 2 मिनट ही बोले होंगे हैं कि जनता उठने लग गई। जनता उठने लग गई तो वो जो कामना हम रमाशंकर को बतला रहे थे वो उनको परिलक्षित होती हुई दिखी। तो अटल जी उठ करके खड़े हुए। तब श्री वल्लभ जी बोले अरे आप क्या कर रहा। बोले अरे मैं जनता से निवेदन करूंगा कि वो बैठ करके चौधरी जी को सुने। हम तो श्री वल्लभ जी और धारकर जी एक साथ बोले आप तो बैठ जाओ, ये काम तो हमारे सत्तन जी कर लेंगे हैं। और उन्होंने बेसाख्ता एक बात की घोषणा कर दी कि आप लोग बैठिए, उठिए मत, कहीं मत जाइए। लोग निकल रहे थे और बोले आपके बीच में सत्यनारायण सत्तन आ रहे हैं, वो आपको कविता सुनाएंगे। लोग आ गए, बैठ गए। मैं खड़ा हुआ, मैंने एक कविता पढ़ी और कविता पढ़ करके मैंने जब वंस मोर हो गया कि वो एक और सुनाओ, तो मैंने कहा कि चौधरी जी के भाषण के बाद आप चाहेंगे उतनी देर में सुनाऊंगा आपको हैं। और मैं अपने स्थान पर बैठ गया, जनता बैठ गई। चौधरी साहब का भाषण हुआ। चौधरी साहब भाषण करने लगे। मुश्किल से चौधरी साहब 10 मिनट भी नहीं बोल पाए होंगे कि वो सभा छिन्न भिन्न हो गई और वो नष्ट प्राय हो गई हैं। उस तारीख को जब जो ये दृश्य देखने में मिला, तब ये समझ में आया कि लोग अटल जी के पश्चात किसी को सुनना पसंद नहीं करते और अटल जी की जो वाग्धारा है, उस वाग्धारा से पारा का पूरा देश लोहे लिपटा हुआ। ये उस दिन सिद्ध हुआ।
अपना अपमान रमाशंकर सिंह ने स्वयं अपनी चौधरी जी का करवाया, या चौधरी जी का नाम लेकर के उनको सीनियर बताने के लिए उन्होंने ये कुछ किया होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि चौधरी साहब ऐसा कह सकते हैं कि मैं अटल जी के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं भाषण करूँगा। एक छोटे कार्यकर्ता की वृत्ति हो सकती है जिसने उस काम को करवा दिया, जिसकी परिणति इस रूप में दिखाई दी। एक और संस्मरण मुझे याद आता है। अखिल भारतीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का 80 में मुंबई में हुआ। मुंबई, दोनों अधिवेशन मुंबई में हुए। अधिवेशन में कवि सम्मेलन होना था, हम लोग पहुँचे। मुझे उस कवि सम्मेलन का संचालन करने का निर्देश उन्होंने दिल्ली से ही दे दिया था और मुझसे कहा। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने बुलवाया मुझे अधिवेशन स्थल पर। दोपहर में, रात को कवि सम्मेलन होना था। जब मैं पहुँचा तो मैंने प्रणाम किया अटल जी को। तो बोले कि भाई देखो सत्तन, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया है कि ये कल से अपने प्रातःकाल 6 बजे से ध्वजातोलन के साथ साथ अपने कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। मैंने ठीक है साहब। तो बोले ये कवि सम्मेलन तो रात रात भर चलते हैं, अपने लोगों को तो अपन तो रात रात भर श्रोता हटते नहीं। अगर ये कार्यकर्ताओं को आपने कविताएं सुनाना शुरू कर दी और वो कवि सम्मेलन जो है 4 बजे तक चला, तो 6 बजे कार्यकर्ता उठ करके अपने कार्यक्रम में लग पाएगा क्या? ना, ये आपका विचार जो है बिल्कुल ठीक है। तो बोले मैं ये चाहता हूँ कि ये कवि सम्मेलन आप 9 बजे शुरू करो, 12 बजे समाप्त कर दो, 3 घंटे का कार्यक्रम करो। मैंने कहा ठीक है साहब, 2.5 घंटे बिगड़ गए वो। बोला ये कौन सा संशोधन प्रस्ताव हुआ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 घंटे का कवि सम्मेलन होगा और आपने 2.5 घंटे का कटौतरा करके रख दिया। मैंने कहा विनम्र निवेदन मेरा सुनिए भगवान, और वो ये विनम्र निवेदन है कि 2.5 घंटे में हम 5 कवि और आधे घंटे में आप, ये आधा घंटा जो हमने शेष किया है ये आपके लिए किया है। आधा घंटे में आप उसे समाप्त कर करके और कार्यकर्ताओं को निर्देश दे देंगे, काव्य पाठ करेंगे। उन्होंने मेरी पीठ पे एक धौल लगाया और बोले कि अच्छा, तुम यहाँ पर भी विधानसभा का भावना प्रदर्शित कर रहे हो कि हम कह रहे हैं तो तत्काल संशोधन प्रस्ताव रख रहे हो। बोले जाओ ठीक है। कवि सम्मेलन हुआ साहब। मैंने ठीक 2 घंटे और 20 मिनट में सारे कवि मुझ सहित निपटा लिए और अटल जी को आवाज़ लगाई और मैंने उनको घड़ी बता दी तो हंसे और फिर उन्होंने एक ढोल मेरे पे माला और फिर उन्होंने काव्य पाठ किया। वो अपने कार्यकर्ताओं से इतना प्रेम करते थे कि हमारे शिविरों में जब आते थे, वो जब हम लोगों के शिविर लगते थे, रायपुर में लगते थे, भोपाल में लगते थे, इधर उधर जहाँ पर भी शिविर होता था उसमें अटल जी आते थे, सुंदर सिंह जी भंडारी आते थे, हैं जगन्नाथ राव जी जोशी आते थे, तमाम हमारे वरिष्ठ नेता आते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और जगन्नाथ राव जोशी का मैंने एक ये देखा कि जहाँ पर हम सब कार्यकर्ता लोग भोजन करते थे, वो उनके लिए अलग टेबल नहीं लगाई जाती थी कि अलग टेबल पे वो महान जो हैं भोजन पानी करेंगे। वो हम कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर टाट पट्टी पर बैठ करके ही भोजन करते थे। और भोजन करने के पश्चात जो एक अपना कार्यकर्ता अपनी पत्तल उठा करके जो निर्दिष्ट स्थान होता था कोठी, उसमें डालने का कर्म होता था, उसको भी अपनी पत्तल वो किसी कार्यकर्ता को उठा करके उस स्थान पर डालने नहीं देते थे। वो स्वयं अपनी पत्तल उठा करके उस स्थान को डालते थे। ये व्यक्तित्व जो है अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से कार्यकर्ता को प्रेरित करने का काम करता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में आई हुई ये जो लगनशीलता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी सरी के नेताओं के चारित्रिक मेरुदंड का परिणाम है। अटल जी बहुत सहज, बड़े सरल हैं। मुझे एक घटना और याद आती है, मेरी माता जी का देहांत हुआ, मुझे एक कार्यक्रम में जाना था। मैं उस कार्यक्रम में गया नहीं, दिल्ली अटल जी उसे संबोधित करने वाले थे कार्यकर्ताओं को, नहीं पहुंचा। उन्होंने पूछा दूसरे दिन,
अध्यक्ष श्री वल्लभ जी शर्मा थे हमारे, शर्मा जी से पूछा उन्होंने कि वो सब आए इंदौर से, सत्तन नहीं आए। तो उन्होंने कहा सर वो बात ऐसी है कि वो आ भी नहीं सकता था, उसकी माता जी का देहांत हो गया। अरे बस कब? उन्होंने बता दी तफसील, बात खत्म हो गई। मेरे तक तो कोई खबर ही नहीं थी। फिर मैं अपने यहाँ पे बैठा, शोक संवेदनाओं के बीच में बैठा हुआ था, एकाएक टेलीफोन बजा। टेलीफोन बजा, मैंने उठाया, उनका हेलो। तो बोले सत्तन यार अटल जी आ रहे हैं। तो मैंने क्यों, प्रदेश का में कोई कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक आम सभा हवा, क्या बात क्या है? बोले नहीं, तुम्हारे यहाँ बैठने आ रहे हैं। अब मुझ तरीके निरीह आदमी के यहाँ पर देश का वो गौरवशाली व्यक्तित्व केवल शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए, एक कार्यकर्ता के यहाँ पर आए, तो लगता तो अजीब ही है ना। लेकिन अटल जी आए, प्रदेश में कोई कार्यक्रम नहीं, पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं, वो इस प्रेम की अभिव्यक्ति को पुष्ट करता है। और वो वहाँ से उतरे और उतर करके एयरपोर्ट से श्री वल्लभ जी को सूचना थी, अध्यक्ष थे वो, उन्हें लेकर के यहाँ पर आए। वो आए, ये मेरा मकान जो आप देख रहे हैं ये इससे बहुत ही जर्जर स्थिति में था। उस समय 102 साल की उम्र का मकान था वो। तो उसमें आकर के उस कच्चे मकान में वो एक दरी जो बिछी हुई थी उस पर आकर के बैठ गए और मुझसे सारी जानकारी ली। जानकारी लेकर के सांत्वना दी और उठ करके चले गए। जल तक भी नहीं पिया उन्होंने। जो नेता अपने कार्यकर्ता के प्रति इतनी संवेदनशीलता रखता है, उसके प्रति प्रणम्य होना बहुत आवश्यक हो जाता है। हम एक बार मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हमने भी सपना देखा था अटल प्रधान बनेंगे, राजनीति में हम भारत माँ का जयगान करेंगे, लेकिन कश्मीर में अब तो मुंडे, केसर की क्यारी में अब तो मुंडों की खेती है, बिलक बिलक श्यामा प्रसाद की विश्वात्मा रोती है। बोले मेरी भी रोती है, हैं? मैंने लोग ये कहते हैं आपके बारे में कि अटल जी को युद्ध ठान देना चाहिए, हैं? ये वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है जो युद्ध की घोषणा करते थे या बेबाकी के साथ लड़ते। मैंने कहा उन्होंने कभी युद्ध की घोषणा नहीं करी, लड़ने की बात नहीं करी, दुश्मन को मजा चखाने की बात की और अवसर की बात की है। नहीं तो बोले फिर कहा आप क्या क्या है? तो बोले देखो सब कहते हैं मैं वो न रहा। क्या जवाब था उनका? उन्होंने तत्काल जवाब दिया मुझे कि सब कहते हैं मैं वो न रहा जिसकी सब करते थे आशा। सब कहते हैं मैं वो न रहा जिसकी सब करते थे आशा। मेरा मन भी ये कहता है पूरी कर दूं जन अभिलाषा, पूरी कर दूं जन अभिलाषा। भारत को बना महाभारत, मैं जनजीवन को व्यस्त करूं, हल्के गद्दारों से निपटूं या सीमाओं पर युद्ध करूं। हैं सीमा पर सैनिक लड़ते हैं, सीमा पर सैनिक लड़ते हैं, माता की जलती छाती है। सच कहता हूँ यह देख देख कर मुझको नींद नहीं आती। यह कहता हूँ यह मैं सच कहता हूँ यह देख देख कर मुझको नींद नहीं आती है। जो भबक भबक कर सुलग रही, जो भबक भबक कर सुलग रही, वह राख चढ़ी चिंगारी हूँ। सचमुच मैं अटल बिहारी हूँ, सचमुच मैं अटल बिहारी। ये उनके वर्षन को मैंने इस भाव से ढाल दिया जिस तरीके से उन्होंने मुझसे वार्ता की थी कि सब कहते हैं सीमा पर सैनिक लड़ते हैं, माता की जगती जाती है। सच कहता हूँ यह देख देख कर मुझको नींद नहीं आती। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह के किस्से भी बताया, जिस तरह की आपने कविता के उनके भाव भी बताया, तो कहीं ना कहीं वो समझ में आता है कि इतनी लोकप्रियता एक किसी राजनेता की इतनी कैसी हो सकती है। और एक प्रश्न सत्तन जी जो आपसे ही पूछा जा सकता है कि कहीं ना कहीं साहित्य और सरकार का मतलब जो तरह का सामंजस्य हमेशा उठाया जाता है कि एक राजनेता की जीवन में कितना साहित्य का, कितना कविता का समावेश होता है और एक
के कवि का जो पूरे, अगर हम उसे कवि देखें तो उसके राजनीति जब उसके जीवन में आती है तो किस तरह से प्रभाव आता है, और दोनों को साथ में चलाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उनके व्यक्तित्व को समझने में आपसे ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं बता सकता। आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते। अटल जी ने मुझसे कहा था कि कवि का राजनीति में आना दुर्भाग्यपूर्ण परिणति है, कवि ने राजनीति में नहीं आना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछ दिया, मैंने कहा महाराज ऐसा क्यों? बोले उसे सच बोलने की आदत होती है, इलेक्ट्रोप्लेट नहीं कर पाता, कभी कभी अपने ही लोग विरोधी हो जाते हैं उसके हैं, और तुम आ गए हो तो तुम्हें ये भोगना पड़ेगा, तुम्हें अनुभव होगा इस बात का है। क्योंकि जो कवि होता है वो कभी भी लोक जीवन से छल नहीं करता, लोक जीवन के सामने यथार्थ को चित्रित करता है, प्रवहमान होकर के गिलता है। और सबसे बड़ी कमजोरी उसकी होती है, और वो भावुक होता है, और भावुक होने पर वो जो है अपनी भावनाओं में को नियम के विपरीत भी सद्भावना मूलक वाणी में अभिव्यक्त कर देता है। तो वो सद्भावना मूलक जो वाणी है वो वाणी जो है राजनीति में दखल नहीं दे पाती, इसलिए वो कवि जो है सरनामी के साथ साथ बदनामी ढोने की स्थिति में आ जाता है। इसलिए कवि को कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहिए। मैं इसका उदाहरण हूँ कि कितना भोगना पड़ा है मुझे, हैं। लेकिन मैंने पत्रकारिता की है तो मैं समझता हूँ कि किस समय किस स्थान पर किस तरीके का आचरण यथेष्ट है। ये बात उनकी एक बार डांटा भी उन्होंने मुझे एक कवि सम्मेलन में मथुरा में। हमारे एक आदरणीय सदस्य थे संघ के, लल्ले जी महाराज, वो 100 वर्ष की शताब्दी पूर्ति पर उनके सम्मान में एक कवि सम्मेलन हुआ मथुरा में। वहाँ पर एक कविता मैंने ऐसी पढ़ी जिसको सुनकर के वो नाराज हो गए, और उन्होंने मुझे मंच के पीछे बुला करके डांटा, खूब जी भर के डांटा। कविता जो थी वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को के नामों को लेकर के थी। जिस समय मैंने वो कविता पढ़ी थी उस समय वेंकट रमन जी जो थे वो देश के राष्ट्रपति थे, और शंकर दयाल जी उपराष्ट्रपति थे। तो मैंने उसमें इस तरीके की भावा अभिव्यक्ति की कि जब शंकर जी मेहरबान होते हैं तभी रावण विकट हो जाता है। वो वेंकट रमन जो थे मैंने उनको विकट रावण कह करके संबोधित किया अपनी कविता में, जो गलत था। हैं अटल जी को भी अखरा, बाद में मुझे भी उन्होंने अकल दे दी। जब मैंने वो पंक्तियाँ पढ़ी कि शंकर हुए दयाल जब ले रावण का पक्ष, ये पौराणिक सत्य है कि बस भगवान शंकर की दया से ही रावण हुआ था। लेकिन मैं राष्ट्रपति के लिए बोल रहा हूँ, देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठी हुई प्रतिभाशाली सम्मानशील प्रतिभा के लिए ये शब्द अनुचित थे वो। लेकिन मैं अपने उत्साह में, अपनी तरंग में जो बात कहना थी नहीं कहना थी वो कह गया, और वो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मैंने पढ़ दिया उसको, शंकर हुए दयाल जब ले रावण का पक्ष, तो महाविकट रावण हुए तब लंका अध्यक्ष। अब अटल जी अध्यक्षता कर रहे थे उस कवि सम्मेलन की, और जब मैं कविता पढ़ के हटा खूब तालियां आली बजी से, और खूब वंश हुआ। जैसे मैं कविता पाठ करके बैठा तो वो अपने आसन से उठे, और उन्होंने मेरी तरफ देखा। तो अब अध्यक्ष आसन से उठे तो सभी लोग देखेंगे, तो मैंने भी उनकी तरफ देखा। तो उन्होंने एक उंगली से इशारा किया कि पीछे चले गए। मैं भी चला गया। मुझसे बोले आप विधायक हो? मैंने सब आपकी कृपा है। मेरे कोई कृपा पापा नहीं है, ये तो अगर हमारी कृपा है तो ये गलत है। हैं तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है, तुम कवि हो गए तो तुम अपने दायित्वों को भी भूल जाओगे। तुमने क्या पढ़ा है यहाँ पर? राष्ट्रपति के लिए बोला, राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज और संविधान, इनके बारे में कोई आलोचना नहीं कर सकता।
ये संवैधानिक सत्य है। और मैं प्रतिपक्ष का नेता हूँ संसद में, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और तुम राष्ट्रपति के खिलाफ कविता पढ़ रहे हो, राष्ट्रपति के संबंध में उनको इस तरीके से संबोधित कर रहे हो। कल को कोई पत्रकार इस प्रश्न को उठा ले कि उनकी पार्टी का एक कवि इस तरीके की कविता पढ़ रहा था और वो वहाँ पर प्रतिपक्ष के नेता बैठे थे, तो क्या स्थिति होगी उसको समझते हो तुम? मेरे पास तो शब्द ही नहीं थे बोलने के लिए। मैंने अपने दोनों कान पकड़े, 2 बैठक लगाई और उनके चरण छुए कि आज के बाद इस तरीके का आचरण मैं नहीं करूँगा। फिर उन्होंने सिर पे एक हाथ रखा, बोले अपनी वाणी का संयम ही मनुष्य को सर्वोपरि स्थान दिलाता है। भावनाएं तो कवि के पास अनंत होती हैं, लेकिन उन भावनाओं में कितना परोसा जाना चाहिए ये सीख उस तारीख को उन्होंने मुझे दी। उस तारीख के बाद मैंने आज तक कभी इस तरीके की धृष्टता नहीं की। मैं उनके प्रति प्रणम्य हूँ, वादरणीय है। मैं तो ये कहता हूँ कि रिश्तों वाली दुनिया में कुछ अपने होते हैं, इन अपनों के अपने भी, अब इन अपनों के में अपनों के कुछ सपने होते हैं। अपने समझा गए बुजुर्ग हमारे अपने अनुभव से कि लेकिन जो सपने हैं वो कब अपने होते हैं। अपने और सपने में भी एक रिश्ता नाता है। एक नाचता है तो दूजा गीत सुनाता है। सबको नहीं मिला करती हैं सपनों की सौगातें, सबको नहीं मिला करती हैं सपनों की सौगातें। भाग्यवान हैं वो जिनके सपने अपने हो जाते हैं। भाग्यवान हैं वो जिनके सपने अपने हो जाते, लेकिन सपनों का क्या है, सपने अंधे तक को आ जाते। सपने अपना सपना फल जाने पर जो बौरा जाते हैं, अपना सपना फल जाने पर जो बौरा जाते हैं, उनके सपने फलकर भी फल कोई नहीं पाते हैं। उनके सपने फलकर भी फल कोई नहीं पाते हैं। अपना सपना फल जाने पर जो बौरा जाते हैं, उनके सपने फलकर भी फल कोई नहीं पाते हैं। सपनों का फलना, अंतिम रूप से निवेदन कर रहा हूँ मैं, कि सपनों का फलना और फल पाना निष्ठा का फल है। सपनों का फलना और फल पाना निष्ठा का फल है। उनका ही सपना फलता जिनका विश्वास अटल है, उनका ही सपना फलता जिनका विश्वास अटल है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं उस युग पुरुष को प्रणाम करता हूँ। मैं उस पुरुष को प्रणाम करता हूँ जिसने हिंदी का गौरव रखते हुए राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में अपना भाषण प्रारंभ किया और हिंदी माता के माथे पर तिलक लगा करके अपनी भाषा को गौरवान्वित और सम्मानित किया। मैं उस राष्ट्र सेवी को, मैं उस भारत माता के सेवक को, उस भारत माता की अटल परिक्रमा अटल भाव से करने वाले व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। जी बिल्कुल सही बात है। सतन जी ने जो हमें किस्से भी सुनाए, जो गुण की भी बात की, जो उनके व्यक्तित्व की बात की, जो हम बात कर रहे थे कि अटल जी का इतना विराट व्यक्तित्व है कि सतन जी जैसा ही कोई हमें समझा सकता था, कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर भी जो स्मृतियाँ रहती है उन्हें संचारित कर सकता था और हमें कहीं ना कहीं विराट व्यक्तित्व को समझने के लिए हमारे सोच का विस्तार भी करना रहता है। तो कहीं ना कहीं हमने किस्से को सुनकर, सर से कविताएँ सुनकर भी विस्तार किया। हमसे बात करने के लिए, हमें किस्से सुनाने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो आप देखते रहिए, बने रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।